सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एंड पॉलिटी और ये क्रैश कोर्स है आने वाले SSC एग्ज़ाम्स के लिए। और आज जो टॉपिक है पॉलिटी के अंदर वो टॉपिक है हमारा DPSP का बेसिक इंट्रोडक्शन इससे पिछली क्लास में हो चुका है। जो इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो DPSP क्या है वो मैं बता चुका हूँ। आज उनके अगले आर्टिकल्स की बात करेंगे, जिसमें हम पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 36 से 40 तक, ठीक है। और आज हम बात करेंगे 41 से 51 तक। क्या आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इस बार, वो हम थोड़ा समझेंगे भी और याद भी करेंगे अच्छे से। अगर मैं बात करूं 40 तक मैं पढ़ा चुका हूं। DPSP क्या है बता चुका हूं। यह एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को लोगों के लिए इस पर काम करना है, ठीक है। जैसे अब हम बात करें आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, ठीक है, मिले सभी को। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, यानी लोगों की मदद की जाए जिसको मदद की ज़रूरत है। और आपने देखा भी होगा स्कीम चलाई जाती है, इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना, यानी वृद्धा पेंशन स्कीम चलती है नहीं, बिल्कुल। एक चलती है डिसेबल्ड अपाहिज पेंशन स्कीम चलती है। तो ये सभी जिनको ज़रूरत है सरकार कोशिश करे, डायरेक्शन दी गई है कि उनको हेल्प की जाए। ऐसी बात कहाँ गई आर्टिकल 41 में। राइट टू एजुकेशन की बात भी की गई है 41 में कि सभी को शिक्षा का अधिकार हो। इसको कुछ पॉइंट तक हमने अचीव भी कर लिया है। इट इज़ अबाउट आर्टिकल नंबर 41। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो न्यूज़ में उनकी हम काफ़ी बात करेंगे। आर्टिकल 42 ये बात करता है ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। मेरा संविधान बोलता है कि सरकार कोशिश करे, स्टेट कोशिश करे कि जो काम करने की कंडीशन है वो सही हो। और अक्सर देखा होगा इसके तहत मैटरनिटी रिलीफ भी मिलता है ना, मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व छूट। भाई आपने सुना भी होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं, स्कूल्स के टीचर्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उनको कुछ वीक्स पहले फ्री कर दिया जाता है क्योंकि वो काम करने की कंडीशन में नहीं है। ऐसी डायरेक्शन दी गई है। ये सरकार को बोलता है कि आप ऐसा करो कि ह्यूमन जो कंडीशन है काम करने की उसको चेक करो। उसी के तहत मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मैटरनिटी रिलीफ जो दिया जाता है वो आर्टिकल किस की डायरेक्शन है, तो किसकी बोलेंगे हम, 42 की बोलेंगे। आर्टिकल 43 ये बात करता है लिविंग वेजेस टू वर्कर। इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। लिविंग वेजेस टू वर्कर ये बात करता है कि जो वर्कर को वेज सैलरी यानी तनख्वाह दी जाए वो जीवन योग्य हो, ताकि उसकी लाइफ एक डिसेंट तरीके से चल सके, टू एंश्योर देयर डिसेंट लाइफ। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी कंपनीज एक्ट होते हैं उसमें मिनिमम सैलरी का प्रोविज़न होता है कि कम से कम इतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये ऐसी डायरेक्शन हमारी कहाँ दी गई है, आर्टिकल नंबर 43 में दी गई है। 43 आर्टिकल ए भी है, एक है 43A। ये संविधान में अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। संविधान में 42वें संशोधन से ऐड किया गया कि जो वर्कर्स है उनके कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं इनको बोनस दिया जाता है, कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो वो बोनस ज़्यादा देती है। यानी 43A में इसको बाद में ऐड किया गया था। और हमको अच्छे से पता है कि 43 अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। और इस वजह से हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोल देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लघु संविधान बोला गया है 42वें संविधान को। इसलिए 42वां संविधान हम बार बार देखते हैं। आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 5 स्टार बना लेना। उम्मीद है UPSC में भी आ चुका है, 2015 में आया था लिखने में, मेंस में आया था, SSC में भी 1-2 बार आ चुका है और आगे भी आता ही रहेगा क्योंकि न्यूज़ में है काफ़ी। ट्रिपल तलाक देखिए ये बात करता है डायरेक्शन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात करता है समान नागरिक संहिता की। किसकी बात करता है, समान नागरिक संहिता। ये क्या है समझो। मेरा संविधान बात करता है कि सभी नागरिक के लिए
जो कोड संहिता है वो समान हो, अलग अलग ना हो, हर कम्युनिटी के लिए अलग हो, हर धर्म के लिए क्या हो, सेम हो, सॉरी हर एक कम्युनिटी और हर धर्म के लिए क्या हो, सेम हो। जैसे हम बात करें, मैंने बताया भी था पिछली क्लास के अंदर कि यहाँ पर अलग अलग चलता है, मुस्लिम का अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और हिंदू का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत चलता है। दोनों के लॉज अलग हैं, ये सेम नहीं है। तो जो ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था, अभी न्यूज़ में था, बीजेपी गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया, काफ़ी विरोध भी हुआ था उसका, लेकिन ये संविधान से बाहर नहीं है। वैसे संविधान से बाहर है या नहीं है, ये समझने वाला हमारी न्यायपालिका है, ठीक है। तभी बोलते हैं संविधान का इंटरप्रेटर, यानी संविधान को व्याख्या करने वाला न्यायपालिका को बोला गया है। तो केस तो न्यायपालिका में डाला गया था, लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं 44 में, हमारा संविधान खुद बात करता है कि सभी के लिए कोड क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मुझे जरूर बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, पर लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है। किस स्टेट के अंदर, किस राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है ना। किस राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, एकमात्र राज्य है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 45, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है चाइल्ड केयर अप टू 6 ईयर ऑफ एज। देखो पहले ना यहाँ पर बात की गई थी 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ठीक है। लेकिन हमको पता है 6 से 14 साल का तो हमने फंडामेंटल राइट बना ही दिया है। अब बच्चा 6 साल से पहले वो कौन सा आर्टिकल बात करता है, 45 बात करता है। तो हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि 45 में जो चाइल्ड केयर की बात की गई है वो कितनी एज की बात की गई है, 6 साल तक। अक्सर हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी होती है, वहाँ पर 6 साल से बच्चे की केयर की जाती है। ये डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट्स को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि छोटे बच्चे की केयर की जाए। और ऐसा किस आर्टिकल में की गई बात है, 45 में बात की गई है। क्वेश्चन आता है एज से, पूछ सकता है कि 45 में कितने की बात की गई है, तो यहाँ पर रखना है हमको 6। आर्टिकल 46 ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC एंड STs, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक रुचि को देखा जाए। और अक्सर हम देखते हैं जो SC ST होता है उनको एजुकेशनल इंटरेस्ट के लिए हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में उनको रिजर्वेशन दी जाती है, स्कूल्स के अंदर उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो उनका इंटरेस्ट बना रहे, किसके अंदर, शिक्षा के अंदर। तो इस वजह से आर्टिकल 46 एक डायरेक्शन है, मैंने पहले ही बोला केवल एक डायरेक्शन है, इसको न्यायपालिका में जाके ये मांग नहीं सकते हैं, सरकार कोशिश करेगी। ऐसी बात आर्टिकल 46 में की गई है। 47, अभी आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, पिछले साल SSC में ही आया था। ये बात करता है पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ बात करता है डायरेक्शन फॉर पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल, पोषण तत्व। क्वेश्चन आया इस बार कि अल्कोहल को कई राज्यों में बैन है, जैसे सुना होगा आपने, बिहार में बैन है, गुजरात में अल्कोहल बैन है। ये डायरेक्शन स्टेट को दी गई है। तो ये डायरेक्शन अगर स्टेट को दी गई है तो ऐसी डायरेक्शन की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो 47 में की गई है। एक ही बार पूछा गया है। तो 47 में पब्लिक हेल्थ की बात करता है और इसकी बात करता है। अब आगे चलते हैं हम। 48, आर्टिकल नंबर 48 ये बोलता है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये बोलते हैं कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए और पशु का पशुपालन की बात करता है, इसको प्रमोट किया जाए, और इसीलिए कोशिश भी करती है सरकार। आपने देखा होगा सब्सिडीज़ मिलती हैं बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। आर्टिकल 48 और साथ में बोलता है एंड चेक ऑन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेक ऑन काउ स्लॉटर।
हमने देखा है कि काऊ स्लोटर हाउस मतलब बुच्चड़ खाना, जहाँ पशुओं को काटा जाता है। हरियाणा में टोटली बैन है काऊ स्लोटर, लेकिन कई राज्यों में क्या है, लीगल है। केरल में जैसे आप देखते हो, लेकिन हरियाणा में टोटली बैन है। हमको संविधान ने डायरेक्शन दी, ये गांधीयन प्रिंसिपल था, वो चाहते थे कि काऊ स्लोटर ना हो। जो वैसे तो बात की जाए दूध वाले जितने देने वाले पशु हैं उनका स्लोटर हाउस ना हो, उनका बुच्चड़ खाना ना हो। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है काऊ स्लोटर। तो आप प्लीज़ याद रखना है आपको कि काऊ स्लोटर को बैन करने की बात या उसको चेक करने की बात 48 में की गई है और कई राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। 48A ये भी संविधान में अमेंड किया गया है 42nd। देखो 42nd बार बार यूज़ हो रहा है। इस अमेंडमेंट ने लगभग 195 आर्टिकल्स को अमेंड किया था, तभी इसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। 48 क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ये बात करता है कि एनवायरमेंट को, वन्य जीव को और जंगल को बचाया जाए। और आपने देखा भी होगा इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, डेट इज़ कॉल्ड NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पार्लियामेंट ने 2010 में पास किया था। इसको मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो NGT की स्थापना पार्लियामेंट ने की है वो किस आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन है, तो 48 का है। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 42nd से आया था। क्लियर है। 49 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज ये बात करता है स्मारक और धरोहर को बचाया जाए। जैसे लाल किला है ना, ताजमहल है। ये बात करता है कि सरकार कोशिश करे इनको प्रोटेक्ट करें। किस में बात की है, 49 में। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी भी। अगर मुझसे अभी मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं उनकी हम अभी बात करते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए। 49 हो गया। 50 आर्टिकल ये तो लगभग इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है। ये बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ये बात करता है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से उसको अलग रखा दे। और जबकि भारत में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड भी है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी एक अलग ही है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे देश में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 ये बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, गुड रिलेशन विद अनदर कंट्रीज। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हो रहे हैं। कहने का मतलब है ये बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति सुरक्षा की बात करें। और हमारी हमेशा से एक पॉलिसी रही है, हम जब तक किसी पे वार नहीं करते, जब तक कोई हम पर इनिशिएट ना करे, चालू ना करे। ऐसा हमारा संविधान भी बात करता है कि हम हर देश के साथ शांति और सुरक्षा बनाकर रखें, हर देश के साथ हमारे इसका रिलेशन क्या हो, अच्छे हो। ऐसी बात आर्टिकल 51 में की गई है। क्लियर है। देखो पार्ट 4 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से एक आपको याद करना है आर्टिकल 39, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इक्वल पेपर इक्वल वर्क की बात करता है, 40 एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पंचायत की बात करता है। 44 वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 48 काउ स्लोटर की बात करता है। 48A एनवायरनमेंट की बात करता है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा एनवायरनमेंट काफ़ी पोल्यूटेड रहा हमारा और कई फैक्ट्रीज हमारी बंद रही। अब तो खैर बहुत सही हो गया कोरोना की वजह से, लेकिन इसकी भी काफ़ी न्यूज़ में रहता था 48A। और एक 51 अभी जैसा हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ हम अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, चाइना इनिशिएट कर रहा है वो और हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो हम सबके शांति बनाकर रखें। वो किसकी बात की है, आर्टिकल 51 में बात की गई है। तो ये सभी आर्टिकल्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 39, 40, 44, 48 दिस वन। तो ये हमने समझा पार्ट 4। एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है पार्ट 4A, वो भी समझ लेते हैं साथ साथ। अगर मैं बात करूँ पार्ट 4A की, ठीक है, हमको अच्छे से पता है कि पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं भाई, आर्टिकल्स होते हैं।
और यहाँ पर आर्टिकल क्या है 51A है, एक ही आर्टिकल है इसके अंदर 51A। पार्ट 4 का नाम है, जैसे हर पार्ट का नाम होता है, तो इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान में बाद में ऐड हुए हैं, और ऐसा कंसेप्ट मैंने कहाँ से सीखा है, ये कंसेप्ट हमने लिया है अपने फेवरेट देश से, रशिया से। नेक्स्ट, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में किसके रिकमेंड करने के बाद जोड़ी गई थी, तो बोलेंगे रिकमेंडेड बाय, पूछा जा सकता है। ये रिकमेंड किया था सरदार सवर्ण सिंह समिति ने। सरदार सवर्ण सिंह समिति के रिकमेंड करने पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। अगर ये बाद में ऐड की गई है तो हमने संविधान में क्या किया होगा, अमेंडमेंट किया होगा। तो संविधान में किस अमेंडमेंट से, देखो फिर 42 की बात कर रहे हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जब संविधान ऐड हुआ था तो 10 थे शुरू में, इनिशियल 10 थे, अब कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। एक बाद में जोड़ा गया है और वो है हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। अगर हमसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार क्या है, केवल मौलिक अधिकार है या केवल मौलिक कर्तव्य है, तो वो दोनों है। 21A में वो फंडामेंटल राइट है और मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा। तो राइट टू एजुकेशन, अगर बाद में ये भी जोड़ा गया है तो ये सेम अमेंडमेंट एक्ट था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य हमारे जस्टिसेबल नहीं होते हैं, आर नॉट जस्टिसेबल। मतलब ये भी न्यायपालिका में जाकर इनको हम मांग नहीं सकते अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है तो पार्ट 4A में 2-3 बातें याद रखनी है कि कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको मैं PDF में दे दूंगा कि हमको झंडे का सम्मान करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर बनाकर चाहिए, भाईचारा बनाकर, एनवायरनमेंट को बचाना है, धरोहर को बचाना है। ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो आपको याद रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर द नॉट जस्टिसेबल। तो ये क्लास हमारी थी पार्ट 4 और पार्ट 4A, ये हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और आप अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। गारंटीड बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियोस जितनी मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाई, अगर आप पूरी वीडियोस देखते हो तो आपका प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और जो नया क्वेश्चन बनता है उसकी भी हम साथ साथ बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद।